हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। तो आज जो है क्लास 10th का जो हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे थे, उसमें आज जो है हम लोगों का चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास को आपको कर लिया था, आज जो है चौथा क्लास है। थोड़ा सा वीडियो जो है थोड़ा सा आपको देर बनने का कुछ एक ठोस रीज़न है कि कुछ निजी कारणों से आपका क्लासेज जो था बंद था, जिस वजह से वीडियो जो था आपको 5-6 दिन नहीं आ पाया। लेकिन आपको यह उम्मीद दिलाते हैं कि आज के बाद आपको कभी भी किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और वीडियो जो है एकदम आपको समय पर मिलते रहेगा और जाते रहेगा। तो आज जो हम लोगों को चौथा क्लास में पढ़ना है, ये पढ़ना है हम लोगों को यहाँ से अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम जानते हैं कि अवतल जो दर्पण होता है, इसमें बड़ा आपको प्रतिबिंब बनता है। उत्तल जो दर्पण होता है, इसमें हम लोगों को क्या बनता है, हम लोगों को छोटा प्रतिबिंब बनता है। तथा जो समतल दर्पण होता है, इसमें क्या बनता है, आपको बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा बनता है और आपको समतल में क्या बनता है, बराबर बनता है। तो अवतल दर्पण का आपको निम्नलिखित उपयोग है, बहुत सारे जगह पर उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ को आपको बड़ा दिखना है या बड़ा आपको देखना है, तो वहाँ जैसे हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण उस दर्पण को बोला जाता है जो सैलून में जो शीशा लगा रहता है, उसी दर्पण को हजामती दर्पण बोला जाता है। वहाँ छोटी छोटी जो दाढ़ी होती है उसे बड़े बड़े आपको कर कर उस शीशा में आपको दिखाया जाता है, जिससे आपको क्या हो, देखने में आसानी हो और दाढ़ी आपको बनाने में भी आसानी हो। तो हजामती दर्पण में भी आपको किया जाता है। रोगियों के आपको नाक कान गला को देखने में आपको किया जाता है, यानी जो आँख कान गला नाक जो है वो छोटी छोटी तो चीज़ है, तो उसको बड़ा कौन बना के आपको दिखा सकते हैं, यानी जूम करके। अवतल दर्पण में ही बड़ा दिखाई देता है, तो यहाँ भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है, टॉर्च में भी उपयोग किया जाता है तथा टेबल लैंप में भी उपयोग किया जाता है। तो आप किसी भी 2-3 बातें को याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के नाक कान गला देखने के में, आपको सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च में और आपको टेबल लैंप में। आगे आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। अभी आपको बताएं कि अवतल दर्पण जो होता है ना, वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कह रहा है कि हजामती दर्पण में अवतले का उपयोग काहे करते, उत्तल का क्यों नहीं कर लेते। तो आइए, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा सीधा और क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसका एक और एक ठोस रीजन है कि अवतल दर्पण में जो होता है ना, वो बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, जिस वजह से जो है ना हम लोग क्या करते हैं, आपको हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक लाइन में इसका जवाब है कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यही कारण है कि हम लोग हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे आइए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी क्यों किया जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है, तो प्रवर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है। आप जानते भी होइएगा कि ये आपको मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, यहाँ इसका प्रधान अक्ष के, अगर यहाँ पर इसका फोकस है, मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, तो अगर इसके सामने कोई अगर हम लोग किरण भेजते हैं, ये प्रधान अक्ष के मुख के समानांतर अगर कोई किरण भेजा जाता है, तो अवतल दर्पण पर टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरती है, यही फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। अगला देखिए, थोड़ा सा तेजी में खींचते हैं यार। आइए, गाड़ियों के हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए चला, हेडलाइट अलग बातें हैं और साइड मिरर आपको अलग बातें हैं। साइड मिरर यानी जहां एस्लेटर होता है उसके बगल में जो शीशा लगा होता है, उसे साइड मिरर के रूप में जानते हैं। हेडलाइट उसके जानते हैं जो आगवा जहां से बल्ब आपको जलता है, उसे हेडलाइट बोला जाता है, ऐसे साइड मिरर।
तो ये हेडलाइट का बात कर रहा है, आगे का बात कर रहा है, तो वहाँ भी तो आपको अवतल का प्रयोग किया जाता है। तो सुनिए आंसर, जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। इस गुण के आपको कारण ही आपको अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के क्या किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है। जैसे इधर ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण हुआ और यहाँ पर इसका क्या हो गया, आपको प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका फोकस हो गया, यहाँ पर इसका सेंटर। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या है कि कोई वस्तु को रखते हैं तो सबसे पहले यहाँ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा इसको हटाने दीजिए, यहाँ पर एक और बनाने दीजिए, गलती बन गया। ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका F हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, इसका आपको C हो गया। तो अगर कोई वस्तु अगर मान लीजिए F से होकर अगर कोई किरण जाती है तो वो आपको टकराने के बाद यहाँ पर सीधी आपको निकल जाती है प्रधान अक्ष के कारण। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी आपको किरण को आपको फोकस से भेजा जाता है तो अवतल दर्पण पर टकराने के बाद वो सीधे निकल जाती है। यही कारण है कि गाड़ियों के हेडलाइट में जो है आपको अवतल का उपयोग किया जाता है। अगला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। स्ट्रीट लाइट का मतलब जो सोलर वाला लाइट होता है उसे ही स्ट्रीट लाइट बोला जाता है। जो आजकल सरकार जो है गांव-गांव आपको लगवा रही है स्ट्रीट लाइट को, उसी लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए, जब प्रकाश की किरणें को प्रधान और आपको उसके समानांतर भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरणें फोकस से फैलती हुई आपको प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। देखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक आपको ऐसा लाइट चाहिए जो एकदम सीधा दूर तक दिखाई दे, और जब यदि सोलर अपने दरवाजे पर लगाते हैं तो उसमें एक ऐसा लाइट चाहिए जो चारों ओर आपको फैलाए, बल्कि एक जगह वो सीधा नहीं दिखाई दे। क्योंकि दरवाजे पर जब सोलर लगा है तो उसका काम है कि आपको चारों दिशाओं में लाइट दे। तो भैया लाइट जो है ना, फैलाने का जो काम करता है वो आपको उत्तल दर्पण काम करता है, और लाइट को सीधा भेजने का जो काम करता है ना वो अवतल दर्पण काम करता है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि सोलर जो आपको लाइट लगा रहता है घर के पास, उसमें उत्तल आपको दर्पण लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट हमको फैला कर चाहिए। और जो गाड़ी के हेडलाइट में लगाए जाते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो उसमें लाइट चाहिए वो आपको सीधा दूर तक दिखाई देना चाहिए। तो समझ गए कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। आगे देखिए थोड़ा सा तेजी में। आइए, उत्तल दर्पण का आपको उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, यानी गाड़ियों के जो बगल में साइड मिरर लगा होता है उसमें क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आपको उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग आपको साइड मिरर के रूप में किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना वो आपको एकदम छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत दूर दूर के चीज़ों को आपको एकदम छोटे करके दिखाता है, जिससे आपको आसानी होता है किसी भी चीज़ को पीछे से देखने में। यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए उत्तल के जगह आप अवतल लगा दिए, तो अवतल जैसे लगाइएगा तो वो अवतल का काम है प्रतिबिंब को बड़ा बनाना। अब एकाएक क्या होगा ना कि आप जैसे अपने शीशा को ओर देखिएगा तो गाड़ी 2 किलोमीटर अभी पीछे ही रहेगा, तले उसका फिगर बना देगा कि बहुत बड़ा। अब एक बार आपको लगेगा कि पीछे से गाड़ी आपको देह पर चढ़ गया, जबकि उत्तल दर्पण क्या है कि वो जहाँ पर है वो वहीं पर दिखाएगा और एकदम छोटा में दिखाएगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का आपको उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वस्तु का फिगर वो एकदम छोटे में आपको बनाया जाता है। अगला आइए, चिन्ह परिपाटी क्या है, भला सा इससे आप परिचित होंगे कि नहीं। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन सभी स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण में जब हम लोग फिगर को बनाते हैं तो कभी आपको दर्पण के आगे फिगर बनता है, तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, तो कभी दर्पण के नीचे बनता है, तो कभी दर्पण के ऊपर बनता है। इन्हीं सब स्थितियों को आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। दैट इज आपको ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये आपको वाई डैश हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जाइएगा तो आपको प्लस वैल्यू मिलेगा,
इधर से इधर जाइएगा तो प्लस वैल्यू, ये नीचे आइएगा तो सॉरी यहाँ पर हम लोगों को माइनस वैल्यू ना मिलेगा, यहाँ पर माइनस वैल्यू मिलेगा, और इधर भी क्या मिलेगा आपको माइनस वैल्यू मिलेगा, और यहाँ क्या है आपको मूल बिंदु है। तो इधर जाने पर प्लस वैल्यू, ऊपर जाने पर प्लस वैल्यू, इधर आने पर माइनस वैल्यू, और इधर आने पर क्या होता है आपको माइनस वैल्यू। तो आपको दाहिने तरफ अगर कोई वस्तु का फिगर बन रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, यदि किसी वस्तु का ऊपर फिगर बन रहा है तो आपको पॉजिटिव बनेगा, यदि किसी वस्तु का बाएं तरफ बन रहा है तो निगेटिव बनेगा, यदि किसी वस्तु का नीचे बन रहा है तो आपको निगेटिव बनेगा। आइए, सभी दूरियां ग्रुप में ही मापी जाती है, ये तो बात आप जानते हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां आपको धनात्मक होती है। आपतित किरण का मतलब ऊपर से जो किरण आती है उसे ही आपतित बोला जाता है, तो ऊपर वाले दूरी को तो प्लस में मापा जाता है। आपतित किरण की विपरीत में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। विपरीत का मतलब उसके आपको अगले साइड, तो मान लीजिए ऊपर आप नाप रहे हैं प्लस, तो नीचे नापिएगा तो जस्ट बात है कि आपको माइनस होना चाहिए। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, तो यहीं बीच वाले, अगर मान लीजिए यहाँ एक दर्पण खड़ा कर दीजिएगा तो इसका प्रधान अक्ष क्या होगा इसी बीच में होगा, तो ऊपर में धनात्मक, नीचे में क्या हो जाता है आपको ऋणात्मक हो जाएगा। वही बातें आपको नीचे में समझाया गया है। यहाँ फिगर ऐसे लिखा गया है लेकिन आपको दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस फिगर पर क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके बिना स्पर्श किए हुए कैसे कर सकते हैं। देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की पहचान आप कैसे कर पाएंगे, स्पर्श करके बिना स्पर्श करके। देखिए, स्पर्श का मतलब जैसे मान लीजिए हम कलम को बोलेंगे स्पर्श करके बताइए किस क्वालिटी का है, तो स्पर्श करना मतलब आप छू के बताना है, आप बिना स्पर्श करना मतलब आपको छू के नहीं बताना है। तो एक कंडीशन है कि आप छू के बताइए कि अवतल दर्पण को कैसे पहचान पाइएगा, एक कंडीशन है कि आप बिना छुए हुए बताइए कि आप उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण को कैसे पहचान पाइएगा। आइए देखिए, मेज पर रखे तीनों दर्पणों को बारी बारी स्पर्श करके पता करते हैं। मेज का मतलब होता है टेबल, टेबल पर तीनों दर्पण को रखा गया है और बारी बारी से स्पर्श करते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह आपको धंसा हो वो क्या होता है आपको अवतल। भैया जी इधर समझ लीजिएगा, आपको समझा देते हैं। ये जो आपको दर्पण है, इस दर्पण का क्या नाम है, इस दर्पण का नाम अवतल है। अच्छा, ये जो आपको दर्पण है, ये इस दर्पण का क्या नाम है, इस दर्पण का नाम आपको उत्तल है। अच्छा, ये जो आपको दर्पण है, इस दर्पण का नाम क्या है, इस दर्पण का नाम आपको समतल है, समतल है। तो देखिए, परावर्तक उसे बोला जाता है जिस साइड नहीं रंगा होता है। तो देखिए, इस साइड आपको जिसका भाग जो है धंसा हुआ भाग यही ना है जी, तो धंसा हुआ भाग रंगा हुआ है क्या, नहीं रंगा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल, तो परावर्तक सतह इसका कौन होगा, जिस साइड नहीं रंगा होगा। तो देखिए धंसा हुआ है तो ये अवतल कहलाएगा। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा का मतलब उठल है, तो उठल है कि नहीं है, देखिए इधर इस साइड उथल है, तो आपको ये क्या हो जाएगा उत्तल। आज इसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल यानी बराबर। तो देखिए ना इसका उठले है ना इसका गिरले है, एकदम सीधा खड़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, समतल। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा ये बात कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल, जिसका आपको उभरा हो आपको उत्तल, और जिसका समतल हो यानी बराबर हो उसे क्या बोलेंगे आपको समतल। तो ये था आपको स्पर्श करके पता करने वाला यानी छू के। अब है कि बिना स्पर्श करके कैसे, तो देखिए, जिसमें वस्तु जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा छोटा दोनों बनता है वो क्या कहलाता है, अवतल। लेकिन अवतल जो है ना, बड़ा छोटा तो दोनों बनाता है, लेकिन मुख्य रूप से बड़ा के लिए जाना जाता है, तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में क्या हो जाएगा, इसमें आपको छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बराबर बनता है। तो लिख सकते थे आप कि अवतल में बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, और समतल में क्या बनता है आपको बराबर बनता है। वही बातें कह रहा है कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वह उत्तल दर्पण होता है, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है वो क्या बनता है आपको समतल दर्पण होता है। नेक्स्ट,
कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए ताकि वह जलने की यह घटना आपको होती है। देखिए, अवतल दर्पण के सामने एक कागज के टुकड़ों को आप कहाँ पर रख पाइएगा ताकि उसमें जो है आपको क्या लग सके, आग लग सके। आइए, तो फोकस पर रखने पर कागज क्या होने लगता है, आपको जलने लगता है। तो एक लाइन आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण के फोकस पर यदि कोई कागज को रखा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कागज जो है जल जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की आपको किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है, वह फोकस से गुजरती है, इसीलिए कागज जो है आपको जलने लगता है। यहाँ पर फिगर आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपको अवतल दर्पण है, यहाँ से एक आपको प्रिंसिपल, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु के यहाँ, तो यहाँ से अगर कोई किरण जा रही है तो टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। मान लीजिए नीचे से एक किरण गई तो यो आपको टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो सारा किरण वहीं से जाके आपको निकल रही है, तो वहाँ पर जो है आपको क्या होगा, कागज जो है आपको जलने लगेगा। है देखिए, ये जो है आपको एक फार्मूला है जो आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ से तो इस फार्मूला को हम दो गो, इसमें जो आपको फार्मूला है वो दो, एक दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र से A बराबर R/2, तो दोनों रिलेशन को आपको एक वीडियो में हम समझा देंगे। इसको रहने दीजिए थोड़ा देर के लिए। ये भी फार्मूले हैं, ये भी सेम फार्मूले हैं। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। फार्मूला को एक बार हम बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अनुबद्ध फोकस किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित वैसा दो बिंदु जिसके एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है, ये दोनों बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाता है, अनुबंध फोकस कहलाता है। देखिए, कहेगा कि अनुबंध फोकस क्या है, तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि दो गो मान लीजिए बिंदु है, एक बिंदु पर वस्तु को रख रहे हैं और दूसरे बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों जो बिंदु है आपस में क्या कहलाएगा, अनुबंध फोकस कहलाएगा। फिर से मेरी बात समझिए, आपके पास दो गो बिंदु है, एक बिंदु पर वस्तु को रख रहे हैं, दूसरे बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और दोनों बिंदु जो है आपस में क्या कहलाएगा, आपको अनुबंध फोकस कहलाता है। तो याद हो गया होगा। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आपको क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है। या प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु के दूरी को अनुपात को क्या बोला जाता है, आवर्धन। आवर्धन बराबर आपको होता है -v/u। आपको याद रखिएगा भैया, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है। v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है। या hi और ho का मतलब है आपको हाइट ऑफ आपको इमेज, हाइट ऑफ क्या है, आपको ऑब्जेक्ट। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट का मतलब आपको वस्तु। तो यानी आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को भी क्या बोला जाता है, आपको आवर्धन बोला जाता है। तो आवर्धन का एक फार्मूला ज़्यादा अभी तक जो पूछा है कि आवर्धन बराबर -v/u, तो याद रखिएगा -v/u। ये आवर्धन का व्यंजक यानी आवर्धन का सूत्र कैसे आता है उसको प्राप्त यहाँ पर किया गया है। तो जितना भी फार्मूला है आपको एक जगह समझाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है हम लोगों के पास जो है कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है जिसमें आपको समझना है। देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव दिया है आपको, लगभग यहीं 14-15 ऑब्जेक्टिव दिया है। इसका आंसर भी यहीं पर है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आइए यहाँ पर समझ लिया जाए। कह रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब क्या है, काल्पनिक। तो देखिए चला, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में भी आपको वास्तविक बनता है और काल्पनिक दोनों। लेकिन कह रहा है केवल काल्पनिक ही बनना चाहिए, केवल आभासी। तो एक और एक मात्र दर्पण है आपको उत्तल, जो केवल और केवल आपको आभासी प्रतिबिंब बना के देता है। समतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो समतल में क्या होती है, आभासी तथा आपको बराबर होती है। चूंकि ऐसा कोई दर्पण है जिसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो बराबर बनाने वाला एक दर्पण है जो आपको क्या है, समतल दर्पण है। तो आपको समतल का आभासी और बराबर हो सकता है।
अगला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आपको आधी होती है, चूंकि जो होता है एफ बराबर क्या होता है आर और बाई में क्या होता है 2, तो आपको गोलीय दर्पण का जो फोकस होगा वक्रता त्रिज्या यानी आर के क्या होगा, आपको आधा होगा। प्रकाश तरंग आपको उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग एक चैप्टर है, आपको पढ़ना है चौथा पांचवा चैप्टर आपको विद्युत चुंबक के बारे में, तो उसमें हम थोड़ा सा आपको विद्युत चुंबकीय के बारे में डिटेल्स में आपको समझाएंगे। अभी याद रखिए कि आपको प्रकाश जो होता है वो आप प्रकाश तरंग वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, दैट इज आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। आगे थोड़ा सा समझिए कि ये तो पढ़िए दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर आपको सी। लेकिन 1/v - 1/u और 1/f जब रहेगा तो ई जो होता है आपको लेंस में होता है, तो लेंस वाले में क्या होता है माइनस और दर्पण वाले में क्या होता है प्लस, तो इसमें बीच में प्लस रहेगा और इसमें बीच में क्या रहेगा आपको माइनस रहेगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो ए बराबर r/2 का संबंध होता है। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह क्या होगा, उल्टा होगा, बस एक लाइन में उल्टा होगा। जब ऋणात्मक हो तो क्या होगा, ऋणात्मक का मतलब माइनस हो तो उल्टा होगा। अगला ये सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, अभी तो ऊपर समझा के आ रहा है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर चालक के साइड मिरर में, साइड का मतलब बगल वाले शीशा में किसका प्रयोग करते हैं, आपको उत्तल का। सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, अभी ऊपर पढ़ा के आ रहे हैं आपको अवतल दर्पण का। अगला है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश के जो किरण है शुरुआत में ही बताए थे कि प्रकाश जो है हमेशा सीधा चलता है, टेढ़ा हाथ को नहीं चलता है। किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण जो है आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, दैट इज आपको आभासी हो जाएगा। अगला ये दाढ़ी बनाने में कौन सा, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़े को कहाँ पर रखा जाए, तो भैया जी फोकस पर रखा जाए, वो अपने आप कागज क्या होने लगेगा, आपको जलने लगेगा। हाई जो है कुछ नोमेरिकल्स है, नोमेरिकल्स जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप बना लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा चैप्टर जो है। तो आज फिजिक्स का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, वो आपको सब जो है आज क्या हो गया, द एंड हो गया, यानी आज ख़त्म हो गया। आप इसका पीडीएफ लेने के लिए मुझसे आप जुड़ सकते हैं 86 5 आपको 18 84 6 आपको 23, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके क्या कर सकते हैं, आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपको पूरा का पूरा ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब अगले क्लास से जो है हम लोग चैप्टर नंबर आपको 2 शुरू करेंगे, यानी प्रकाश के क्या चीज़, अपवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन पहला चैप्टर था, अब दूसरा बार में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। और एक और आप लोगों के लिए सूचना है कि एसएसटी का क्लास जो है आपको शुरू हो रहा है, और एसएसटी में आपको पहला क्लास जो है आपको इकोनॉमिक्स का शुरू हो रहा है, तो आप लोग उसका भी वीडियो देखना ना भूलें और एकदम जुड़िए और आपको मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत